बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो बात करेंगे वो प्रोग्रामिंग के जो मेजर दो कंसेप्ट्स होते हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन दोनों से शुरुआत करेंगे और फिर फर्दर आगे हम इसको पाइथन में कंटिन्यू करते हुए ये देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ध्यान देंगे बेटा, पाइथन अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हमें ये दोनों कंसेप्ट्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, दोनों मिलते हैं। अब पहली बात ये आती है कि हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहेंगे किसको। बेटा जैसे कि आपको इस स्लाइड से जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है इससे क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के केस में अगर आप इसी को नीचे जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसका जो ओरिएंटेशन है, यानी कि ये जो इर्द गिर्द जो आसपास रहेगी वो किसके रहेगी, प्रोसीजर क्या आप बोल सकते हैं, फंक्शन क्या आप बोल सकते हैं, या मॉड्यूल क्या आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी लैंग्वेज को प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल रहा हूं तो हमारा जो मेन एम्फेसिस होगा वो प्रोसीजर्स के ऊपर होगा, वो फंक्शंस के ऊपर होगा, या वो मॉड्यूल्स के ऊपर होगा। उन लैंग्वेजेस को हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल देते हैं। जैसे बेटा बहुत सिंपल वे में इसका एग्जांपल आपके पास है सी लैंग्वेज। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं तो सी लैंग्वेज अपने आप में प्रोसीजरल ओरिएंटेड है या फंक्शन ओरिएंटेड है। सेम उसी पैटर्न के ऊपर अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कौन सी होंगी, वो लैंग्वेजेस जिनमें प्रोग्रामिंग, जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उनका ओरिएंटेशन जो है वो किसके आसपास रहेगा, वो ऑब्जेक्ट के आसपास रहेगा। अब सिंपल वे में अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट किन्हें कहेंगे। आप ये कहेंगे ऑब्जेक्ट अपने आप में कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकती है। इसका मतलब जो भी कुछ यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको ये बोल सकते हैं कि हम उसको ट्रीट कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल वे में अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, आप बोलेंगे भाई सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब अपने आप में एग्जाम्पल हो गए किसके बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ठीक है ना, तो आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और को आप जो है वो किधर रख सकते हैं, वो इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ये हमारे पास ये इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अच्छा इसी के पैरेलल आपको एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी बेटा, जब भी आप प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो बहुत सिंपल वे में आप कहेंगे भाई हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग बेसिकली डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गई, प्रोग्राम्स के ऊपर हो गई। चलिए ठीक है, अब अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो प्रोग्राम्स अपने आप में कंटेन क्या रखते हैं बेटा, जैसे अगर आप इसको नेक्स्ट स्लाइड से अगर रिलेट करके चलें, तो अगर मैं बोलूँ तो प्रोग्राम के अंदर बेसिकली जो आएगा, जो दो पार्ट्स मेजर होते हैं उनको आप क्या बोलेंगे, प्रोग्राम में या तो फंक्शन होंगे, बिल्कुल सही बात है, और या प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, डेटा होगा। ठीक है, तो हम प्रोग्राम के अंदर अगर देखें तो प्रोग्राम में जो आने वाली यूनिट्स हैं वो क्या हैं, फंक्शन और डेटा। जब ये दोनों जॉइंटली इकट्ठा हो जाएंगे तब आप क्या बोलेंगे कि हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वो अपने आप में क्या हुआ, वो प्रोग्राम हो गया। ठीक, अब जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला फंक्शन को आप अदर वे में प्रोसीजर भी कह सकते हैं, है ना, फंक्शन या मॉड्यूल, ये नाम आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। दूसरी यूनिट हमारे पास क्या हो गई, डेटा हो गई। डेटा को आप अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं भाई, डेटा अपने आप में एक प्रॉपर्टीज का कलेक्शन ही तो है। जैसे बेटा हमने इसको यहाँ रिलेट किया, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी तो कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जो है उसके पास क्या होगा, अपना डेटा होगा। आप उस डेटा को क्या कह सकते हैं कि वो डेटा उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। कैसे हैं, इसको जरा स्लाइड से रिलेट करो। सबसे पहली बात, आप ऑब्जेक्ट को कैसे स्पेसिफाई करोगे, जैसा हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में देखा बेटा, ऑब्जेक्ट अपने आप में कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गई, या जैसा हमने इंग्लिश में एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है कि हम ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बेसिकली अपने आप में क्या है, नाउन। और नाउन को आप सिंपल वे में क्या स्पेसिफाई करते हो भाई, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। और बेटा अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन के पास भी अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्लेस के पास भी अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, और थिंग के पास भी अपने कुछ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज हैं।
तो इसका मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो मैं बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं, डेटा की। बेटा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ा जो फ्लॉ है, बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है, वो आप इधर से देख सकते हैं। प्रोग्राम में दो यूनिट हो गई, फंक्शन और डेटा। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई प्रोग्राम में मेरे पास दो यूनिट है, फंक्शन या डेटा, तो प्रोसीजरल में हमारा जो मेन एम्फेसिस रहा वो किसके ऊपर रहा, फंक्शन के ऊपर। और हमें ये पता है कि भाई हमारे प्रोग्राम के लिए जो मेजर यूनिट है, मेजर इंपॉर्टेंस जो हमें देनी है, वो किसको देनी है, डेटा को। और एक तरीके से देखा जाए तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमारा डेटा एक तरीके से नेग्लेक्टेड हो गया। हमें कहेंगे यहां पर सिक्योरिटी ब्रीच के चांसेस हैं, डेटा आपका कंपैरेटिवली उतना सिक्योर नहीं है जितना होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमने हमने से मेरा मतलब बेटा पूरी जो इंजीनियरिंग फैटर्निटी है उस उन्होंने डिज़ाइन किया कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट लाते हैं, और हम इस कंसेप्ट के अंदर जो अपना एम्फेसिस रखेंगे वो किसके ऊपर रखेंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे, डेटा के ऊपर रखेंगे। तो जिससे हमारे डेटा के ब्रीच, डेटा के लीक होने के जो चांसेस हैं वो ना रहें। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो मेन एम्फेसिस है वो किसके ऊपर जाएगा, वो डेटा के ऊपर जाएगा, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएगा। आप अदर वे में कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स के ऊपर जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर इसी को आप ये कहें कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, आपने कहा बहुत सिंपल है, मैं नाउन है, पर्सन, प्लेस और थिंग है। ठीक है, मैं इस पूरे रियल वर्ल्ड एंटिटी में से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एक बात करते हैं कि स्टूडेंट की। अब स्टूडेंट अपने आप में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट अपने आप में एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। आप पर्सन भी बोल सकते हैं, आप इसको कार भी बोल सकते हैं, टेबल भी हो सकता है, चेयर भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको ट्रीट कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने स्टूडेंट को लिया। अब आप कहेंगे स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, या स्टूडेंट का डेटा पार्ट या स्टूडेंट की एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं। आपने कहा स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ये क्या हुआ स्टूडेंट का डेटा। अब हमें करना क्या है कि हम इस डेटा के ऊपर वर्क करेंगे। अब बहुत सिंपल सी बात है बेटा, डेटा के ऊपर वर्किंग के लिए हमें कौन रिक्वायर्ड है, यहां पर हमने कहा भी प्रोग्राम की दो यूनिट हैं, एक तो डेटा है, अब बचा कौन, फंक्शन। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन का सेट बनाया। ये फंक्शन क्या करेगा, ये रीड करेगा किसको, डेटा को, किसके लिए, जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, स्टूडेंट। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे ही अगर मैं एक दूसरे फंक्शन की बात करूं बेटा, शो डेटा, जैसा कि इनके नाम से पता लग रहा है, जरूरी नहीं है आप इनका नाम रीड डेटा रखें, आप इनका नाम रख सकते हैं इनपुट डेटा, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि जब हम बात करेंगे और ये क्लास की, तो क्लास के केस में क्लास क्योंकि यूजर फ्रेंडली, यूजर डिफाइंड होती है, तो जब यूजर डिफाइंड है तो ये स्पेसिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे बहुत सिंपल वे में आप ये भी कह सकते हैं बेटा, जैसे मैंने तो यहाँ ये तीन वेरिएबल कंसिडर करें, अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा आप मुझे ये बताएं कि अगर स्टूडेंट को आप ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए डेटा की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप मुझे एकदम ये बोल सकते थे, सर स्टूडेंट के डेटा के लिए अगर मैं देखूं तो स्टूडेंट के डेटा पार्ट के ऊपर नेम तो आपने लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ भी आपने लिख दिया, मोबाइल नंबर भी आपने लिख दिया, स्टूडेंट का मेल एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का मदर नेम, फादर नेम, कौन सी ब्रांच को वो बिलोंग करता है, किस सेमेस्टर में वो है, किस कॉलेज में वो पढ़ रहा है। तो ये डेटा का सेट एक्सटेंड होता चला जाएगा। पर अब अगर हम ध्यान दें, फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन का तो काम ये है कि जो भी हमारे पास डेटा है उसके ऊपर वो वर्क करेगा। हमने बोला ठीक है भाई, अब अगर ये डेटा है तो हम क्या करेंगे, हम उस डेटा को रीड कर सकते हैं, हम उस डेटा को शो कर सकते हैं। ठीक, आप बहुत सिंपल वे में इसको रिलेट कर सकते हैं बेटा, जब कॉलेज में आप अगर फर्स्ट डे गए हैं तो फर्स्ट डे कॉलेज आपको एक पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म देता है। अब अगर मैं उस पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म को देखूं तो उस पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर कुछ ब्लॉक्स बने रहते हैं, जिसके ऊपर आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना फादर नेम, अपना एड्रेस फिल करना होता है। वो फॉर्म के ऊपर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें कुछ डेटा उधर लिख के दिया गया, हमने क्या कर रहा है, हम उसके ऊपर कुछ डेटा उसको पास कर दे रहे हैं।
ठीक है, बाद में वो पूरा का पूरा जो डेटा है वो जो फॉर्म मैंने भर के दिया है, मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, वो कॉलेज के पास रहेगा। कॉलेज उसको फर्दर मेरी डिटेल के लिए यूज कर लेगा, चाहे वो उसको सिस्टम में फीड करा लें या फर्दर उसको वो हार्ड कॉपी के तौर पे उसको यूज कर लें। तो बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा जो मेन एम्फेसिस रहने वाला है बेटा, वो डेटा के ऊपर रहने वाला है। तो हम ये बोलेंगे कि जब हम कहीं डेटा को इंपॉर्टेंस देंगे तो हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के उस अप्रोच की जिसको बोला गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी हमारा मेन एम्फेसिस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगा, और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो बेटा लैंग्वेज का जो कैटेगराइजेशन है वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि लैंग्वेज अपने आप में जो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है। अब जैसे मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन अपने आप में दोनों लैंग्वेजेस के फीचर्स शो करता है। क्यों भाई, अगर पाइथन का मैं एग्जाम्पल लूँ और पाइथन में देखूँ बेटा, अगर मैं इसी फिगर में यहाँ देखूँ तो अगर आप यहाँ एक रिलेट करना चाहें, ये इनपुट फंक्शन है जो पाइथन में यूज हो रहा है। फंक्शन की पहचान क्या है, किसी भी लेटर या वर्ड के आगे अगर आपने ये स्मॉल सेट ऑफ पैरेंथेसिस लगा दिया तो वो फंक्शन बन गया। इनपुट की हेल्प से आप डेटा रीड कर रहे हैं और प्रिंट की हेल्प से आप डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहां पर ये प्रिंट और इनपुट अपने आप में फंक्शन के एग्जाम्पल हो गए। साथ ही साथ अगर मैं पाइथन की प्रोग्राम की, जैसे बेटा मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो इसमें हमने बोला हमने क्लास क्रिएट किया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसा हमने भी एग्जांपल में देखा कि हमने क्या किया, एक क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से, वही सेम एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा जिसे हम फर्दर अभी डिटेल में पढ़ के चलेंगे। आप सिंपल में क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन प्रॉपर्टीज को, यानी कि प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैटेगराइजेशन के लिए मुझे किसी लैंग्वेज के बारे में अगर बात करनी है तो मैं ये कहूंगा कि अगर लैंग्वेज ये गिवन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मुझे शो करेगी, लैंग्वेज मुझे थ्योरी देगी एनकैप्सुलेशन का, लैंग्वेज मुझे थ्योरी देगी डेटा हाइडिंग का, ठीक है। तो अब अगर ये लैंग्वेज के अंदर मुझे प्रॉपर्टीज मिल रही हैं तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एनकैप्सुलेशन की बहुत सिंपल सी जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि अगर हमने कहीं पर भी डेटा को और डेटा के ऊपर वर्क करने वाले फंक्शंस को एक यूनिट में एनक्लोज कर दिया तो वो थ्योरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म में क्या कहलाती है, एनकैप्सुलेशन कहलाती है। और बेटा प्रोग्रामिंग तो बोली है कि चल रही है, प्रोग्रामिंग ने कहा क्या, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में दो ही चीजें आने वाली है, फंक्शन आने वाला है और डेटा आने वाला है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर इस बात को यहां इससे रिलेट करके चलता हूं बेटा, ये फिगर को अगर आप ध्यान दें तो यहां पर मैंने क्या किया, ये दोनों एक ही यूनिट में रख दिए, किस किस को, डेटा को और फंक्शन को। तो एनकैप्सुलेशन थ्योरी ने क्या बोला कि जब हम डेटा और डेटा के ऊपर वर्क करने वाले फंक्शन को एक ही यूनिट में रख देंगे तो वो थ्योरी अपने आप में एनकैप्सुलेशन कहलाई। जैसा कि आप इस नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं बेटा, यहां पर हमने कहा डेटा, डेटा कौन है, ये रहा एनरोलमेंट नंबर, ये रहा नेम, ये रहा कॉलेज नेम, ये सब क्या है, डेटा है। और फंक्शन कौन है, रीड डेटा और शो डेटा। जब मैं इस पूरे को कलेक्टिवली देखूंगा, जैसे कि मैं इसको भाई आप इसको फिगर में समझा देता हूं, जैसे कि यहां पर आप देखें, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन क्लास। बेटा ये प्रोग्राम मैंने जो नीचे बनाया हुआ, ये इसी को मैंने यहां पर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको यहां पे लिख दिया। आप ये कहेंगे हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट, ठीक है, और जो अपने आप में स्टूडेंट क्लास है ये कलेक्शन है किनका, क्लास वेरिएबल का। ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये वेरिएबल कॉलेज नेम जो मैंने लिया है, ये कॉलेज नेम वेरिएबल किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, क्लास वेरिएबल। किसी भी पाइथन क्लास के लिए आने वाले मेंबर्स की तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो वो क्लास वेरिएबल होगा, या वो इंस्टेंस वेरिएबल होगा, या हमारे पास क्या बनेगा, वो फंक्शन बनेगा, है ना। फंक्शन किसे बोल देंगे आप, रीड डेटा को बोल देंगे या शो डेटा को बोल देंगे। ये तीन पॉसिबिलिटी बनेगी पाइथन की क्लासेस के लिए। आप यहां पर कह सकते हैं कॉलेज नेम क्या है, क्लास वेरिएबल, एनरोलमेंट नंबर और नेम क्या हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल। ये जब क्रिएट होंगे जब हम स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बेटा ये नाम में क्या हो गया, ये ब्लूप्रिंट हो गया। भाई ये कॉलेज के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप भी पहले दिन कॉलेज में गए तो जैसा फॉर्म पर्सनल इंफॉर्मेशन का फिल करने के लिए आपको दिया गया वही फॉर्म 1000 बच्चों को दिया गया।
तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक फॉर्म, एक ब्लूप्रिंट बना लिया कि भाई हम स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स को उस पेपर पे लिख दें, जिसकी फोटोकॉपी निकाल के सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सारे बच्चों का जो डेटा है वो कलेक्टिवली हमारे पास आ जाएगा। अब ऐसे ही मैंने कहा कि हमने क्लास क्रिएट की। क्लास कौन सी हमने क्रिएट कर दी बेटा, स्टूडेंट। तो हमारे कॉलेज के अंदर तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हमारी क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इन क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। जैसे आप ये कहेंगे बेटा, हमने यहां पर बोला एस इक्वल्स टू स्टूडेंट। बहुत सिंपल है, मैं आप ध्यान दें, इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको यहां पे दे के बताता हूं बेटा। हमने कहा एल इक्वल्स टू लिस्ट। अब हमने यहां पर एल को किस टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया, हम कहते हैं भाई, हम देखते हैं कि एल किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, हमें पता लगा लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब हमने कहा एल डॉट। अब एल क्योंकि लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो जो लिस्ट क्लास की प्रॉपर्टीज हैं वो सब अब ऑब्जेक्ट एल के लिए अवेलेबल हो गई। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे अगर आप इस एग्जांपल पर ध्यान दें जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा बेटा, यहां पर हमने लिखा है कि हमने क्लास स्टूडेंट बनाई है, कॉलेज नेम उसका एक वेरिएबल हो गया, क्लास वेरिएबल हो गया, रीड डेटा फंक्शन हो गया, शो डेटा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, और आप यहां पर अगर इस लाइन पे ध्यान दें जो मैंने हाईलाइट की है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एस को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास का। चलिए हम देखते हैं, सिस्टम से अगर मैं पूछता हूं भाई आप ये जानते हो क्या एस क्या है, उसने कहा हाँ, उसे पता लगा क्या ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। हमने कहा भाई बहुत अच्छे। हमने कहा अगर एस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो अगर मैं एस के साथ डॉट लगा दूं जैसे कि मैंने एल के साथ लगाया था, तो आप ध्यान दो, अब क्योंकि एस स्टूडेंट क्लास को बिलोंग कर रहा है ना, जैसे बेटा एल लिस्ट क्लास को बिलोंग कर रहा था, तो एल के पास जो मेथड जो मेंबर्स आए वो किधर से आए, लिस्ट क्लास से आए। अब एस क्योंकि स्टूडेंट क्लास का मेंबर है, तो इसके पास जो मेंबर्स आएंगे वो कहां से आएंगे, स्टूडेंट क्लास से ही तो आएंगे। अब आपने कहा इसके अंदर कौन कौन है भाई, कॉलेज नेम है, बिल्कुल सही बात है, रीड डेटा है और शो डेटा है, बिल्कुल सही बात है। अब आप ये कहेंगे भाई एनरोलमेंट नंबर और नेम क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा वो इंस्टेंस मेंबर हैं। जब आप कॉल करोगे फंक्शन रीड डेटा को, ये तब क्रिएट होंगे। ठीक, जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बताता हूं, देखो बेटा, जैसे इसमें ध्यान से समझना है, ये आपने कोड लिख लिया और कोड लिखने के बाद जब आप इसको रन करेंगे, रन जाइए, रन में रन मॉड्यूल आपने किया, ठीक है, एस नाम का ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना बेटा, ये मैंने स्क्रिप्ट बना दिया पूरा, और इस स्क्रिप्ट में ये मैंने पूरी की पूरी क्लास यहां तक स्पेसिफाई कर दी जिसके अंदर क्लास वेरिएबल और दो फंक्शंस हैं, ठीक है ना, और दो इंस्टेंस मेंबर्स हैं। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखना बेटा, पाइथन के अंदर आप जब ये बुक्स में ये क्वेश्चन देखेंगे, लिटरेचर आप नेट पे देखेंगे, तो आपको ये वर्ड सेल्फ बहुत मिलेगा इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि आप इसको सेल्फ ही रखें, क्योंकि बेसिकली है क्या, जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो कौन कंटेन करके रखेगा, सेल्फ। क्योंकि बेटा एस का स्कोप अलग है और इन मेंबर्स का स्कोप अलग है, तो मुझे इस स्कोप में ये बताने के लिए कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, किसने मैसेज पास किया यहां तक पहुंचाने के लिए, किसने हेल्प किया मेरे यहां तक पहुंचाने के लिए, तो मैं रीड डेटा तक कब पहुंचूंगा, जब मुझे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा जो उस क्लास को बिलोंग कर रहा हो जिसके अंदर रीड डेटा नाम का फंक्शन है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। जैसा कि आप ये कहोगे कि हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया एस, और ध्यान दो बेटा, आपने एस की हेल्प से कॉल किया किसको, रीड डेटा को, तो इसका मतलब ये हमारी तरफ से एक मैसेज पासिंग हो गई, क्या, कि हम एस की हेल्प से रीड डेटा फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। अब इंटरप्रेटर यहां से कहां जंप करेगा, ये मिला है भाई हमें रीड डेटा, हम यहां पहुंच गए, पर यहां तक हम पहुंचे किसकी हेल्प से थे, एस की हेल्प से। इसका ध्यान कौन रखेगा, सेल्फ। तो आप ये कह देंगे कि अगर मैंने सेल्फ डॉट एनरोलमेंट नंबर लिखा है तो बेटा इनडायरेक्टली मैं एस डॉट एनरोलमेंट नंबर लिख रहा हूं, ऐसे ही मैं एस डॉट नेम लिख रहा हूं। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, कास्ट करने के लिए मुझे यहां पर इंटीजर से इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो जब मैं एस
स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसकी हेल्प से रीड डेटा को कॉल करता हूँ, तो आप ध्यान देंगे ये फंक्शन की कॉलिंग, यानी कि मेरी पहली लाइन आ गई एस, ये एनरोलमेंट नंबर। आपने कहा ठीक है एनरोलमेंट नंबर कितना है 1 2 3। हमने कहा नेम, नेम कितना है, सपोज हमने बोल दिया नेम है हमारे पास मनोज, ये लिख दिया हमने मनोज, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या डिस्प्ले किया बेटा, हम यहाँ पर कहते हैं कि हमने यहाँ पर शो डेटा में टी को पास किया और एनरोलमेंट नंबर में हमने टी डॉट एनरोलमेंट नंबर, और ऐसे ही नेम में हमने यहाँ क्या पास किया टी डॉट नेम। तो अब जब हमें यहाँ रिजल्ट मिला, ये आपने जो वैल्यू इनपुट की ये वैल्यू आपको मिल गई। सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली जो कंसेप्ट है वो अपने आप में कलेक्शन है डेटा का और फंक्शन का। तो बेटा ये थ्योरी क्योंकि एनकैप्सुलेशन की है, क्योंकि एनकैप्सुलेशन में क्या बोला है, रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। तो क्लास की हेल्प से हमें यही तो मिल रहा है, हमने क्या किया कलेक्टिवली इसको एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप साथ ही साथ ये कह सकते हो बेटा डेटा हाइडिंग जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डेटा हाइडिंग के केस में मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, मान लीजिए मैं पाइथन में वेरिएबल बनाता हूँ। बेटा पाइथन में वेरिएबल आप 3 तरीके से बना सकते हैं। कैसे, एक तो आप कहेंगे मैं वेरिएबल लिखता हूँ x इक्वल्स टू 100, ये हमने लिख दिया x इक्वल्स टू 100। ध्यान देना बेटा y इक्वल्स टू 200, पर y से पहले मैंने सिंगल अंडरस्कोर लगाया। और एक मैं तीसरा वेरिएबल बनाता हूँ z इक्वल्स टू 300, ठीक है। अब आपने F5 से इसको इंटरप्रेट कर दिया। अब आप कहते हैं एनरोलमेंट नंबर, ठीक है आपने कोई वैल्यू डाल दी, नेम आपने कोई वैल्यू डाल दी, ठीक है। पर ध्यान दो आपने एक एस नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे ही मैं एस के साथ डॉट लगाता हूँ, ध्यान देना बेटा यहाँ पर कॉलेज नेम आया, एनरोलमेंट नंबर है, नेम आया, रीड डेटा आया, शो डेटा आया, एक्स आया। ध्यान दो वाई और जेड नहीं आए, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा हाइडिंग की प्रॉपर्टी है और पाइथन के अंदर वो वेरिएबल्स जो बिना किसी अंडरस्कोर के बनेंगे, विदाउट अंडरस्कोर बनेंगे, उनको आप बोलेंगे पब्लिक वेरिएबल्स। और ऐसे वेरिएबल जिनको आप सिंगल अंडरस्कोर से बनाएंगे ये हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स। ये बेटा मैं इनहेरिटेंस से बताऊंगा क्या अंतर होता है इन तीनों के अंदर। डबल अंडरस्कोर की आप बात करेंगे तो बेटा ये हो गए प्राइवेट वेरिएबल्स, और अगर ये प्राइवेट वेरिएबल हैं तो ये क्लास से बाहर जा ही नहीं सकते, और अगर क्लास से बाहर जा नहीं सकते तो मुझे ये क्लास से बाहर दिखेंगे भी नहीं। देखो इसीलिए यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, इस लिस्ट में नहीं आए। ये कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या कहलाता है बेटा, डेटा हाइडिंग, कि हमने डेटा को हाइड, हम अब अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे हमें डेटा को क्लास से बाहर जाने देना है या नहीं जाने देना है। आप कहेंगे आप क्लास से बाहर से जाने देना चाहते हैं तो आप या तो क्या सीधा आप उसको पब्लिक बनाओ, तभी वो आपको क्लास से बाहर एक्सेस होगा, अदरवाइज एक्सेस ही नहीं होगा। बताएं बेटा ये बात क्लियर हो रही कि नहीं ठीक है। अब बताने का तो कंसेप्ट बेटा ये है कि कुछ आदत ऐसी होती है जो नहीं छूटती, पर बताने का अब आपको तरीका पता ये क्या है, जो कमेंट्स वगैरह जो आप करेंगे उन कमेंट से मुझे क्लियर होगा कि इसमें क्या आप समझ पाए क्या आप नहीं समझ पाए, ठीक है। ये एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं, सिंपल हमने क्लास का एग्जांपल इसमें इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। और ऐसे बेटा अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म क्योंकि अपने आप में सिंपली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत सिंपल हम कह देते बेटा मैनी फॉर्म्स, जहां भी हमें किसी ऑपरेटर या फंक्शन की मैनी फॉर्म्स मिल रही हैं तो वो कंसेप्ट अपने आप में पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। अब आप कहोगे ये लैंग्वेज में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, बहुत सिंपल में देखो, आपने कहा ABC प्लस PQR, ठीक है। हमने कहा रिजल्ट बताओ, इसने क्या किया, प्लस ऑपरेटर ने दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया, दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैट होकर में रिजल्ट हो गई। पर अगर यही प्लस ऑपरेटर मैंने दो इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई किया होता तो ये इन्हें ऐड कर रहा था। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया C1, ध्यान देना बेटा ये पाइथन में आपको अवेलेबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप इसमें इस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा नंबर आपने कहा एक नंबर हमने C2 बना दिया, इसके लिए कुछ और पैरामीटर्स आप इसको पास कर दो 3 और 4, ठीक है। आप कहते हो C1 एक्चुअली क्या है, ये कहता है 1 + 2 जो है, 2 को इसने इमेजिनरी पार्ट मान लिया। ऐसे ही अगर C2 को मैं देखता हूं तो ये कहता है 3 + 4 जो है, 4 को इसने इमेजिनरी पार्ट मान लिया। पर अगर मैं प्लस ऑपरेटर को यहां पर यूज करता हूं तो आप देखो उसने रियल में रियल को ऐड कर दिया और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड कर दिया।
तो आप बहुत सिंपल में कह सकते हो कि प्लस ऑपरेटर पाइथन लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट ओवरलोडेड है, जो इंटीजर्स के लिए भी वर्क कर रहा है और स्ट्रिंग्स के लिए भी वर्क कर रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ आप एक बात ये भी कह सकते हो कि हम इसमें ऑपरेटर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओवरलोड भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ी कि हम किसी प्रोग्राम में किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करें, तो वो फैसिलिटी भी आपको पाइथन में दी हुई है, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसी कंसेप्ट को अगर मैं कंटिन्यू करते हुए बोलूं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अपने आप में बेसिकली जो कंसेप्ट है वो रीयूजेबिलिटी का है। आप कहेंगे हम जहां भी किसी क्लास को रीयूज करना चाहें तो हम ये बोल देंगे कि भाई हम इनहेरिटेंस के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। कैसे? अब आप बहुत सिंपल में बोलो, आपने कहा भाई हमने क्लास स्टूडेंट बनाई और हम एक क्लास बना रहे हैं लाइब्रेरी, और हमें कहते हैं कि लाइब्रेरी जो है वो इनहेरिट कर रही है किसको? स्टूडेंट को। बहुत सिंपल है, में ध्यान रखना बेटा, जब भी आप यहाँ इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अगर लिखेंगे तो इनहेरिटेंस के लिए आपको बहुत सिंपल वे में क्या लिख देना है? आपको बहुत सिंपल वे में जिस क्लास को आप इनहेरिट करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है। और ध्यान रखना बेटा, जो क्लास इनहेरिट हो रही है बेस क्लास, और जो कर रही है डायरेक्ट क्लास, तो हम ये बोल देंगे लाइब्रेरी तो यहाँ पर क्या हो गई? डायरेक्ट क्लास, और स्टूडेंट क्या हो गई? बेस क्लास। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन ही मेंशन कर देता हूँ, भाई हमने यहाँ से सब हटा दिया, हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे हैं। और ध्यान रखना बेटा, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, और आपने यहाँ सिंपल वे में पास लिख दिया, ये कीवर्ड है जो पाइथन में गिवन है, क्योंकि आप क्लास को एम्प्टी तो छोड़ नहीं सकते। अब आपने किया क्या? क्लास के अंदर पास लिख दिया, तो पाइथन के लिए ये सिंटेक्स अपने आप में कंप्लीट हो गई। आपने F5 से प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि S को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट क्लास का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं ये भी तो कह सकता हूं कि L को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया लाइब्रेरी क्लास का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं S डॉट, बिल्कुल समझ में बात आती है, कॉलेज नेम, रीड डेटा, शो डेटा, ये इसके अंदर अवेलेबल है। पर बेटा अगर मैं बोलता हूं L डॉट, ये तो मेंबर्स L के अंदर भी आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि लाइब्रेरी के अंदर जो मेंबर्स हैं मैं वो इनहेरिट कर रहा हूं। कहां से? स्टूडेंट से। वही सिस्टम ने किया। अब क्योंकि आपने लाइब्रेरी के अंदर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो अब मुझे L ऑब्जेक्ट के साथ वो मेंबर्स मिल पा रहे हैं जो स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट होके आए हैं। अब यहां पर आप एक कंसेप्ट देख सकते हैं कि भाई अगर मैं यहां पर एक कंसेप्ट देखना चाहूं कि डेटा ये हाइडिंग का क्या कंसेप्ट है, डेटा इनहेरिटेंस का क्या कंसेप्ट है, आपने बहुत सिंपल में कहा सिंगल अंडरस्कोर x इक्वल्स टू 100, डबल अंडरस्कोर y इक्वल्स टू 123। हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, ठीक है। आपने ये सेम थ्योरी ऐसे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, L लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, S डॉट। बात समझ में आ रही होगी बेटा? ठीक है। अब मैं कहता हूं L डॉट, देखो बताएं बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो यहां पर क्योंकि आपने उसको हिडन बनाया, तो हिडन बनाने की वजह से वो इनहेरिट होके भी आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ। हाँ ये है कि मैं y को सॉरी x को अगर यहाँ यूज करना चाहूंगा तो मैं x को यूज कर सकता हूं, क्योंकि x प्रोटेक्टेड है बेटा, प्रोटेक्टेड मेंबर्स इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, तो x को तो यहाँ पे यूज किया जा सकता है, पर आउटसाइड द वर्ल्ड ये नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोटेक्टेड के साथ एक प्रॉपर्टी होती है, प्रोटेक्टेड जो मेंबर है वो इनहेरिट तो हो जाता है पर आउटसाइड द वर्ल्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ एक्सेस करना चाहेंगे तो x एक्सेस हो जाएगा, पर y यहाँ भी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि y आपका प्राइवेट मेंबर है। तो ये प्रॉपर्टी बेटा अपने आप में क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। एब्स्ट्रैक्शन के लिए बेटा आप बहुत सिंपल में कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन अपने आप में एक इस तरह की यूटिलिटी है जिसे आप ये बोलेंगे कि यूजर को सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स बताई जाएंगी, जो बैकग्राउंड डिटेल्स हैं वो यूजर को नहीं बताई जाएंगी। जैसे अब हमने कहा, हम यहाँ पर ये बोल देते हैं ठीक है भाई, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया L इक्वल्स टू, कैसा बनाया हमने? लिस्ट क्लास का बना दिया, ठीक है।
अब मैं बोलता हूँ, या आप एक काम करो बेटा, इसको एक लिस्ट भी पास कर दो लगे हाथ। अभी 1 2 3 4 यहाँ पर आपने कहा कि भाई हम यहाँ पर 1 2 3 4 और थोड़ा सा डेटा एब्सर्ड वे में लिख दो। उसका हमें फ़ायदा क्या मिल जाएगा कि मैं एक फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। ये हमने बोल दिया 19 2 और इसको आप बोल दो 14, और ये पूरी लिस्ट हमने इसको पास कर दी। ठीक है, बहुत अच्छे। और हम कहते हैं लिस्ट क्या है, इसने कहा लिस्ट इतनी है। अब हमने कहा बेटा हमने एल की हेल्प से सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया, रिजल्ट क्या मिला, जो लिस्ट के अंदर डेटा था वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। पर कोई हमसे पूछे कैसे सॉर्ट हुआ, हम बोलेंगे भाई सॉर्ट फंक्शन लगाया है, शॉर्ट हो गया। पर अब कोई अगर इसकी डिटेल हमारे से लेना चाहे, शॉर्टिंग क्या होती है, हम कहते हैं कि शॉर्टिंग से डेटा जो है अरेंज हो जाता है। आपको कहे शॉर्टिंग का टाइप क्या होता है, हम बोल देंगे भाई हाँ ठीक है, इसमें बबल शॉर्ट होता है, सिलेक्शन शॉर्ट होता है, इंसर्शन शॉर्ट होता है, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, इतनी सब कैटेगरी शॉर्ट की है। बकेट शॉर्ट, आप कितना रेडिक शॉर्ट, कहीं तक बोलते चले जाओ। अच्छा चलिए, अब को हमसे पूछे कि भाई इसमें कौन सा सॉर्टिंग मैकेनिज्म लगा है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि बेटा पाइथन ने अपना ही, क्योंकि आप इसे डिटेल में पढ़ोगे कहीं आप डेटा इसको ये आराम से मिल जाएगा भाई आपका। अगर हम देखें लिस्ट में जो सॉर्टिंग मैकेनिज्म है वो टिम सॉर्ट है। पाइथन ने अपना ही एक नया सॉर्टिंग मैकेनिज्म डेवलप किया है, ठीक है। पर नॉर्मल यूजर को नहीं पता होता। और यूजर को ये पता है कि अगर डेटा उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके पास लिस्ट के अंदर एक सॉर्टिंग नाम का फंक्शन है। तो बेटा ये अपने आप में क्या हुआ, एक तरह का कंसेप्ट हुआ किसका, एब्स्ट्रैक्शन का। हम ये कह देंगे कि जब यूजर को हम सिर्फ उसके मतलब की जो डिटेल है, हम ये कहते हैं भाई यूजर आपको बैकग्राउंड डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप सीधा सॉर्ट फंक्शन अप्लाई कर दो। और अगर आपको लगता है कि भाई हाँ आप इस फंक्शन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो अब आपको ये एब्स्ट्रैक्शन की जो दीवार है इसको गिराना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो हम कहेंगे तब क्या होगा, तब एब्स्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ऑब्सोलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यूजर को सिर्फ नेसेसरी डिटेल पता है, क्या क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है तो क्या यूज कर लो, सॉर्ट फंक्शन यूज कर लो जो लिस्ट क्लास में आपको दिया हुआ है। सेम इसी पैटर्न के ऊपर बेटा डायनेमिक बाइंडिंग, पाइथन अपने आप में डायनेमिक बाइंडिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल देती है। कैसे, आपने कहा x इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। हम कहते हैं टाइप ऑफ x क्या है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया भाई इंटीजर है। इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट आप कह देते हो x इक्वल्स टू 3.14, ठीक है। अब आप कहते हो टाइप ऑफ x क्या है, टाइप ऑफ x, टाइप ऑफ x देख लेते हैं, टाइप ऑफ x फ्लोट हो गया। इसी के बाद आप कहते थे टाइप x इक्वल्स टू ABC, अब आप कहते हैं टाइप ऑफ x क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। अभी हो क्या रहा है, क्योंकि बेटा पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन इम्प्लिसिट है, और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होने की वजह से यहाँ पर ये चेंज क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप रन टाइम पे डायनामिक मोड में ये मॉडिफिकेशन करते चले जाएंगे उसका इफेक्ट मेमोरी में बनने वाले वेरिएबल के ऊपर पड़ता चला जाएगा, उसका डेटा टाइप चेंज हो रहा है। आप कहेंगे वैल्यूज रन टाइम में ऑब्जेक्ट एक्स के साथ बाइंड हो रही हैं, जो अपने आप में डायनामिक बाइंडिंग का एग्जांपल है। और आने वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंग, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन इम्प्लिसिट है, और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होने की वजह से जैसी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल का डेटा टाइप बना दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही बेटा? जो भी आपको इसके ऊपर अपने कमेंट्स या व्यूज लगे, या जो भी आपको लगे कि इसमें ये पॉइंट्स और इंक्लूड होने चाहिए थे, आप अपने कमेंट्स इसके ऊपर आप दे सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी आप इसको इतना एक बार पढ़ के देखें, इन बेसिक कंसेप्ट को पढ़ के देखें, बाकी इसमें जो आपको लगे कि हाँ अगर इसमें ये पॉइंट्स और इंक्लूड होने चाहिए थे तो उन और पॉइंट्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूड कर देंगे बेटा। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।